नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं जीना यहाँ की कंटिन्यूटी में उसका दूसरा नॉवल मरना यहाँ अपलोड कर रहा हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि मरना यहाँ सुनने से पहले आप जीना यहाँ नॉवल को ज़रूर सुनें, और अगर आपको वो वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें। जीना यहाँ नॉवल्स के लिंक आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी किए बिना शुरू करते हैं मरना यहाँ नॉवल का पहला पार्ट। चैप्टर 1। एसीपी मनोहर देवड़ा आलमगीर आर्ट गैलरी के सिक्योरिटी ऑफिस में सिक्योरिटी ऑफिसर भंडारी के केबिन में उसकी कुर्सी पर जमा बैठा था। रात को ड्यूटी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्डों को उसने बारी बारी फिर से बुलाया था और उनको खूब क्रॉस क्वेश्चन किया था। इसी काम में रात के 10 बज गए थे और वो दोबारा से इसी नतीजे पर पहुंचा था कि उन गार्डों में से कोई दगाबाज नहीं था। भंडारी के प्रति उसके मन में पूर्वाग्रह अभी भी था। कमिश्नर से कोई सह हासिल ना हुई होने के बावजूद ये ख्याल उसके जहन से निकला नहीं था कि चोरों का इनसाइड हेल्पर भंडारी ही हो सकता था। उसे अभी भी भंडारी की उस वक्त की शकल भूली नहीं थी जब उसने हर चंद कोशिश की थी कि फॉल्स सीलिंग खोलकर पुलिस द्वारा भीतर झांकने की नौबत न आए। उसी पूर्वाग्रह ने उसे भंडारी के केबिन की तलाशी लेने के लिए प्रेरित किया। काम नाजायज था, लेकिन फिर भी उसने किया। तलाशी के दौरान उसने मेज के दराजों को ताला लगा पाया। वो कुछ हिचकिचाया, फिर कुर्सी पर बैठे बैठे उसने चुपचाप अपने गुच्छे की चाबियां दराज के ताले में ट्राई करनी आरंभ कर दी। एक चाबी ताले में घूम गई। उसने एक एक दराज का मुआयना करना आरंभ किया। सबसे नीचे के दराज में उसे एक घड़ी सी पड़ी दिखाई दी। देवड़ा ने उसे निकाल लिया और उसे उलट पलट कर देखने लगा। जल्द ही उसकी समझ में आ गया कि वो वक्त बताने वाली मामूली घड़ी नहीं थी, बल्कि एक टाइम क्लॉक थी। उस टाइम क्लॉक की वहाँ मौजूदगी का कोई रिश्ता वो पेंटिंगों की चोरी से जोड़ने की कोशिश करने लगा। फिर एकाएक वो अपने स्थान से उठा और टाइम क्लॉक हाथ में थामे केबिन से बाहर निकल आया। बाहर मौजूद सारे गार्ड उठकर खड़े हो गए। ये क्या है? उसने टाइम क्लॉक सबको दिखाया। कोई इसे पहचानता है? सबने इनकार में सिर हिलाया। जो गार्ड बाहर मौजूद है उन्हें भी बुलाओ। लेकिन उनमें से कोई भी ये जानता ना निकला कि एसीपी के हाथ में थमी चीज क्या बला थी। ये एसीपी बोला, यहाँ के इस्तेमाल की कोई चीज़ नहीं। सबने इनकार में सिर हिलाया। आगे इस्तेमाल में आने वाली हो? किसी को उस बाबत कोई खबर नहीं थी। उसने वापस केबिन में आकर भंडारी के घर का नंबर डायल किया। मालूम हुआ कि भंडारी सोया पड़ा था। खोपड़ी की चोट की वजह से वो सिडेटिव लेकर सोता था और डॉक्टर की हिदायत थी कि जब तक बात इंतहाई ज़रूरी ना हो उसे सोते से ना जगाया जाए। देवड़ा ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। कल, वो दृढ़ स्वर में होठों में बुदबुदाया। कल सही। रुस्तम भाई रोकड़े की झलक देखना चाहता है, तुकाराम ने बताया। क्यों? विमल तनिक हैरानी से बोला। वजह नहीं जानता। बात क्या हुई थी? तुकाराम ने सारा वार्तालाप दोहराया। उसे किसी ने हड़काया है, विमल निर्णयात्मक स्वर में बोला। किसने? जाहिर है कि हमारे ही किसी आदमी ने। हमारा कोई आदमी ऐसा कहाँ कर सकता है? वागले तो ऐसा करने से रहा। अकबर, जयरत और रामन्ना तेरे ऐसे फैन हैं कि सपने में भी तेरे बाहर जाने की नहीं सोच सकते। बाकी रहा भंडारी, तो वो शाम तक तो अस्पताल में ही पड़ा था। वो कब को रुस्तम भाई से मिला होगा? विमल सोच में पड़ गया। अब रोकड़ा तो है नहीं, तुकाराम बोला। उसे दिखाएंगे क्या? हम तो रोकड़े की जगह पेंटिंगें भी नहीं दिखा सकते उसे। रोकड़ा कल शाम तक हो जाएगा। अगर ना हुआ तो हम उसे रोकड़ा ना होने की साफ साफ वजह बता देंगे। वजह वो समझेगा? नहीं समझेगा तो अपना ही नुकसान करेगा। आखिर अपने हिस्से की इतनी बड़ी रकम उसने हमसे ही हासिल करनी है। बड़ी रकम हाथ से निकल गई मानकर कहीं वो छोटी रकम की फिराक में ना पड़ जाए। छोटी रकम? कौन सी? तेरी गिरफ्तारी के इनाम की। वो ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। करेगा तो खुद भी फंसेगा। अव्वल तो फंसेगा नहीं, क्योंकि चोरी में उसकी शिरकत साबित करना आसान ना होगा। फंसेगा तो इतने बड़े इश्तहारी मुजरिम को गिरफ्तार करवाने की एवज में ज़रूर वादा माफ गवाह बना लिया जाएगा। उसे ऐसा कुछ करना होता तो कब का कर चुका होता। पहले उसे मोटे माल की उम्मीद थी। उम्मीद खत्म हो जाने पर वो ऐसा कर सकता है। कल शाम तक उसकी ऐसी उम्मीद खत्म नहीं हो रही तुका। जो बात अभी कल शाम को समस्या बनेगी, उस पर अभी से सिर धुनने का क्या फ़ायदा? तुकाराम खामोश रहा। उसके चेहरे पर से चिंता के भाव ना मिटे। शुरू में वो कुशनबाज चिंता में डूबे स्वर में बोला, ये जगह मुझे बहुत ठीक लगी थी तेरे लिए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जगह माल के लिए ठीक है,
तेरे लिए नहीं। तुझे तो ऐसी किसी जगह पे होना चाहिए था जहां तेरी मौजूदगी की खबर किसी को ना होती। तुम खामखा हलकान हो रहे हो। हालात फिलहाल हमारे काबू से बाहर नहीं है। उस छोकरी से कैसी पट रही है तुम्हारी? मंजुला से? हाँ बढ़िया, मुझ पर फिदा हो गई मालूम होती है। अभी से मुझे पटाने की कोशिश कर रही है। क्यों ना करे, नौजवान घोड़ी जो ठहरी उसे तो नौजवान घोड़ा ही चाहिए। भंडारी जैसे बूढ़े बैल का क्या करेगी वो? वही जो अब तक करती थी, अब शायद ना करे। तभी तो तुम्हें पटाने की कोशिश कर रही है। कोशिश ही तो कर रही है, कामयाब तो नहीं हो रही। हो जाएगी। विमल ने इनकार में सिर हिलाया। ऐसे कामों के लिए मेरी उमंग नीलम के साथ खत्म हो चुकी है। विमल की आंखों में एकाएक गहरी उदासी की छाया तैर गई। हड़बड़ाकर तुकाराम ने उस विषय का वहीं पट्टाक्षेप कर दिया। मैं जाता हूँ, वो जल्दी से बोला। विमल ने सहमति में सिर हिला दिया। तुकाराम चला गया तो विमल ने अपना बुझा हुआ पाइप फिर सुलगा लिया और बड़ी गंभीर मुद्रा बनाए उसके छोटे छोटे कश लगाने लगा। तुकाराम का जोड़ीदार वो फिर से बन गया था, लेकिन वो अभी भी फैसला नहीं कर सका था कि जिस दुनिया ने नीलम की जान ली थी उसमें वापस लौटकर उसने अच्छा किया था या बुरा। तुकाराम उसे मृतप्राय हालत में कल्याण से जिला कर लाया था। वो यूं अपने दोबारा जी जाने की अपनी खुशकिस्मती माने या बदकिस्मती। फिर तुकाराम की मजाक में कही बात उसके जहन में गूंजी, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। शायद वो मजाक न था, एक कठोर सत्य था। विमल की वार्निंग को पूरी तरह से नज़रअंदाज करके इकबाल सिंह बम्बई शहर में बखिया की बादशाह हत्या कर उसकी जगह बादशाह बना बैठा था। उससे टक्कर लेने के लिए अपने में जो कुव्वत पैदा करना ज़रूरी था वो बकौल तुकाराम मुफलिसी में मुमकिन नहीं था। नया चेहरा हासिल करना भी विमल के लिए निहायत ज़रूरी था, लेकिन उसके लिए भी एक मोटी रकम दरकार थी। दौलत हासिल करने के लिए तुकाराम ने आलमगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शित होने वाली उन 24 फ्रांसीसी पेंटिंगों की चोरी की योजना बनाई, कला के बाजार में जिनकी कीमत 12 करोड़ रुपए आंकी जाती थी। जैक रेली नाम का एक एजेंट किसी अमरीकी धन कुबेर के लिए उन पेंटिंगों को 6 करोड़ में खरीदने को तैयार था। तुकाराम की योजना में खुद उसके लेफ्टिनेंट कमल के और विमल के अलावा 5 और आदमी शामिल थे। उनमें से एक आलमगीर आर्ट गैलरी का सिक्योरिटी ऑफिसर भंडारी था, जो अपनी नौजवान रखेल मंजुला को रखना अफोर्ड करने की खातिर उस डकैती में शरीक हुआ था। दूसरा रुस्तम भाई अंधेरी वाला था, जिसे अपनी टूरिस्ट टैक्सी की सर्विस की ओट में स्मैक की स्मगलिंग का धंधा चलाने के लिए दौलत की दरकार थी। 2 अकबर और जयरत नाम के मामूली मवाली थे और आखिरी शख्स विजय रामन्ना नाम का एक ठिंगू टैक्सी ड्राइवर था। इसके अलावा खीर में मक्खी का दर्जा रखने वाला एक करप्ट पुलिसिया इंस्पेक्टर चटवाल था, जो रुस्तम भाई के साथ गठजोड़ करके 6 करोड़ रुपया हासिल हो जाने के बाद सारा माल खुद हड़प कर जाने का ख्वाहिशमंद था, लेकिन जिसकी विमल या तुकाराम को खबर नहीं थी। इसी प्रकार भंडारी को ये खबर नहीं थी कि जिस औरत की खातिर वो अपनी ही आर्ट गैलरी को लुटवाने का हकीर काम करने जा रहा था वो एक चरित्रहीन स्त्री थी, और उसका एक यार दीपक मेहरा तो उसकी गैर हाजिरी में उसके बांद्रा वाले फ्लैट में मंजुला से मिलने भी आता था। योजना के एक अंग के तौर पर अकबर, जयरत और रामन्ना ने तोलाराम नायक नाम के एक व्यापारी के 8 साल के लड़के का अपहरण किया, ताकि उस पर दबाव डाला जा सके कि आर्ट गैलरी में पेंटिंगों वाले हॉल में जो फॉल सीलिंग्स बनाने का ठेका उसे मिला था उसके कारीगरों के तौर पर वो उन तीनों को अपना आदमी बताकर आर्ट गैलरी भेजे। तुकाराम की योजना के मुताबिक मंगलवार शाम को अकबर, जयरत और रामन्ना ने आर्ट गैलरी की फॉल सीलिंग्स में छुप जाना था। वहाँ वे धुआं फैलाने वाले बम और आग बुझाने का सामान और फायर फाइटरों की वर्दियाँ वगैरह पहले ही छुपाए होते हैं। भंडारी ने उस अलार्म सर्किट को काटना था जिसकी वजह से पेंटिंग को छूने भर से घंटियाँ बजनी शुरू हो सकती थी। रुस्तम भाई ने अपने गैरेज में फायर ब्रिगेड का एक इंजन तैयार करना था। योजना अनुसार अलार्म सर्किट कट जाने के बाद अकबर, जयरत और रामन्ना ने पेंटिंगों को फ्रेमों में से निकालकर गोल लपेट लेना था और उसे आग बुझाने में प्रयुक्त होने वाले पानी के होज में भरकर ऊपर से पीतल की नलकी लगानी थी। फिर उन्होंने सारी इमारत में धुएं के बम फोड़ने थे और तब तक फिर से चालू हो चुके अलार्म सर्किट को छेड़ देना था। जब फायर ब्रिगेड वाले वहां पहुंचते तो वो उन्हीं जैसी वर्दियां पहने होने की वजह से उनमें रच मिलकर वहां से बाहर निकल आते और रुस्तम भाई के नकली फायर ब्रिगेड के इंजन पर सवार होकर वहां से कूच कर जाते। तुलसी पाइप रोड पर तुकाराम और विमल को जैक रेली मिलता, जो उनसे पेंटिंगें ले लेता और उन्हें 6 करोड़ की रकम सौंप देता। फिर 15 दिन तक 6 करोड़ रुपए के साथ विमल ने भंडारी की रखेल मंजुला के साथ उसके बांद्रा वाले फ्लैट पर छुपे रहना था। योजना का पहला व्यवधान तब आया जबकि अपेक्षा अनुसार मंगलवार को पेंटिंगें बम्बई ना पहुंची। पेरिस से उन पेंटिंगों को लाने वाला प्लेन रास्ते में बिगड़ गया और उसे रोम में फोर्स लैंड करना पड़ा, जिसकी वजह से अब पेंटिंग बुधवार सवेरे
4 बजे आर्ट गैलरी पहुंचनी थी। उस समस्या का समाधान ये निकाला गया कि अकबर, जयरत और रामन्ना मंगलवार शाम को फॉल सीलिंग्स में छुपने के स्थान पर बुधवार शाम दर्शकों की तरह आर्ट गैलरी में जाएं और भंडारी उनकी यूं सहायता करे कि दर्शन के लिए गैलरी बंद हो जाने के बाद वे तीनों पेंडिंगों वाले हॉल में बंद हो जाएं और शाम 7 बजे बाकी योजना पर ज्यों का त्यों अमल करें। लेकिन बेल तब भी मुंडेर पर ना चढ़ी। तोलाराम नायक का 8 साल का लड़का, जो कि बांद्रा वाले फ्लैट में मंजुला की निगरानी में था, मंजुला की लापरवाही से वहां से निकल भागा और अपने घर पहुंच गया। लड़के के सुरक्षित लौट आने पर तोलाराम नायक ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी कि कैसे उससे फॉल सीलिंग के काम में जबरदस्ती की गई थी। एसीपी देवड़ा खुद आर्ट गैलरी पहुंचा और उसने फॉल सीलिंग में छुपाया हुआ सारा माल बरामद कर लिया। साथ ही उसे शक भी हो गया कि कुछ चोर फ्रांसीसी पेंटिंगें चुराने के लिए ही सक्रिय थे और ज़रूर आर्ट गैलरी के सिक्योरिटी स्टाफ में कोई आदमी उनसे मिला हुआ था। उसने चोरों को पकड़ने के लिए एक जाल भी फैलाया, लेकिन भंडारी की वार्निंग की वजह से अकबर, जयरत और रामन्ना उस जाल में फंसने से बच गए। फिर विमल ने एक नई स्कीम बनाई। उस स्कीम के मुताबिक पुलिस को हर रोज एक नई जगह पर बम लगा होने की सूचना मिलने लगी। पुलिस के स्पेशल स्क्वाड का इंस्पेक्टर केलकर उन बमों को बरामद करने और निष्क्रिय करने के लिए हर जगह पहुंचा, जिससे विमल वगैरह को उसकी कार्यप्रणाली पता चली और ये पता लगा कि इस काम के लिए पुलिस के पास वही एक इकलौता स्पेशलिस्ट था। उसी की कार्यप्रणाली पर अमल करके विमल और तुकाराम ने पेंटिंगें चुराई। गैलरी से पेंटिंग गायब हो जाने की खबर उनकी अपेक्षा से पहले आम हो गई, जिसकी वजह से विमल और तुकाराम की मेटाडोर माहिम क्रीक पर रोड ब्लॉक में फंस गई। वहां इंस्पेक्टर चटवाल ने खुद मेटाडोर की तलाशी ली, लेकिन मेटाडोर में से ना रोकड़ा बरामद हुआ न पेंटिंगें। अगले रोज सुबह विमल ने फ्रांसीसी कल्चरल अटैची जैकोई आंद्रे डेलोन से संपर्क स्थापित किया और पेंटिंगों की वापसी के बदले में 6 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की। डेलोन ने फिरौती देना कबूल कर लिया। इंस्पेक्टर चटवाल ने रुस्तम भाई को यह चौंका देने वाली खबर दी कि मेटाडोर में न पेंटिंगें थी न रोकड़ा, जबकि दोनों में से एक चीज मेटाडोर में लाजमी तौर पर होनी चाहिए थी। चटवाल ने ही रुस्तम भाई को उकसाया कि वो रोकड़ा देखने की मांग पेश करे। उधर पुलिस तफ्तीश से यह स्थापित हो गया कि सोहल बम्बई में था और पेंटिंगों की चोरी में उसी का हाथ था। तब तक एसीपी देवड़ा आर्ट गैलरी के सिक्योरिटी गार्डों को खूब ग्रिल कर चुका था और इस नतीजे पर पहुंचा था कि खुद सिक्योरिटी ऑफिसर भंडारी की चोरों के साथ कोई मिलीभगत हो सकती थी। देवड़ा ने अपना ख्याल पुलिस कमिश्नर पर जाहिर किया, लेकिन कमिश्नर ने उसके ख्याल के साथ इत्तेफाक ना किया और उसे सिक्योरिटी स्टाफ को ही फिर से चेक करने का आदेश दिया। यहाँ तक की कहानी आपने जीना यहाँ में पढ़ी। अब इससे पहले कि खुद भड़का हुआ रुस्तम भाई अंधेरी वाला बाकी साथियों को भड़का देता, विमल ने डेलोन से फिरौती की 6 करोड़ की रकम हासिल करके दिखानी थी। दाता, विमल के मुंह से निकला, तेरा अंत न जाए लखिया। रात 11 बजे तुकाराम चैम्बूर में अपने घर के आगे एक टैक्सी पर से उतरा। सड़क के मोड़ पर एक काली कार खड़ी थी, जिसकी पिछली सीट पर एक विदेशी बैठा हुआ था। उसकी निगाह उस टैक्सी पर टिकी हुई थी। तुकाराम टैक्सी से निकलकर भाड़ा चुकाने लगा। वही है, ड्राइविंग सीट पर बैठा भीम नाम का मवाली सा लगने वाला आदमी बोला। विदेशी ने खामोशी से सहमति में सिर हिलाया और बदस्तूर टैक्सी की तरफ देखता रहा। कुछ क्षण बाद खाली टैक्सी वहां से विदा हो गई। तुकाराम इमारत में दाखिल होकर पहले ही दृष्टि से ओझल हो चुका था। मैं जाता हूं, विदेशी बोला। 10 मिनट में बाहर ना आओ तो तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है। भीम ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, मालूम है। तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? दूसरी कार में, जो आगे मोड़ पर खड़ी है। कितने हैं? काफ़ी। इस इकलौते आदमी से निपटने के लिए काफ़ी से ज़्यादा। इमारत में और भी आदमी हो सकते हैं। कोई वांदा नहीं, फिर भी हम काफ़ी हैं। कितने? 6, मुझे मिलाकर 7। हथियारबंद? सब के सब। गुड। विदेशी कार से बाहर निकला और कुछ क्षण बाद वो तुकाराम के घर के बंद दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। दरवाज़ा खुद तुकाराम ने खोला। आंगतुक के चेहरे पर निगाह पड़ते ही वो बुरी तरह से चौंका। तुम? उसने मुंह से बोला। मैं आई कम इन? आंगतुक मुस्कुराता हुआ बोला। क्या चाहते हो? तुकाराम कठोरता से बोला। भीतर आना चाहता हूँ। क्यों? भीतर आकर बताऊंगा। मेरी टांगें कमज़ोर है, मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। तुम यहाँ पहुँचे कैसे? ये भी भीतर आकर बताऊंगा। मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता, मैं रखना चाहता हूँ। तुम पछताओगे। कोई बात नहीं, पछता लूँगा। कोई निर्णय लेने की कोशिश करता तुकाराम कुछ क्षण खामोश रहा, फिर एकाएक उसने रास्ता छोड़ दिया। थैंक यू, आंगतुक मुस्कुराता हुआ बोला। तुकाराम ने उसे बैठक में ले जाकर बिठाया। वागले बैठक के पिछले दरवाजे पर प्रकट हुआ, लेकिन तुकाराम ने उसे वहाँ कदम न रखने का इशारा कर दिया। आंगतुक एक सोफे पर ढेर हो गया और यूं हाँफने लगा जैसे बहुत लंबा फासला तय करके वहाँ पहुँचा हो।
फिर उसने अपनी जेब से एक सोने का सिगरेट केस निकाला और उसे खोलकर तुकाराम की तरफ बढ़ाया। तुकाराम ने इंकार में सिर हिलाया तो उसने सिगरेट निकालकर अपने होठों से लगाया और सिगरेट केस में ही लगे लाइटर से उसे सुलगा लिया। उसने बड़ी तृप्तिपूर्ण भाव से सिगरेट का एक लंबा कश लगाया। आंगतुक का नाम जैक रेली था। वो अमेरिकी धन कुबेर जीएफ न्यूमैन का एजेंट था और वही वो शख्स था मूल रूप से तुकाराम का जिससे पेंटिंग चुराने की बात का सौदा हुआ था। तुमने, रेली बोला, सोचा होगा कि इतने बड़े शहर में मैं तुम्हें तलाश नहीं कर पाऊंगा। नहीं सोचा था, तुकाराम सहज भाव से बोला। अलबत्ता ये ज़रूर सोचा था कि ऐसी तलाश तुम गैर ज़रूरी समझोगे। मैं गैर ज़रूरी ही समझता, रेली बोला, अगरचे कि मैंने अखबार में पेंटिंगों की चोरी की खबर ना पड़ी होती। मुझे हैरानी है कि मुंबई शहर में कोई उस चोरी को अंजाम दे सका और मुझे खुशी है कि तुम उस चोरी को अंजाम दे सके। तुम समझते हो कि चोरी मैंने की है। मैं समझता नहीं, जानता हूँ। तुम पागल हो। वो मुस्कुराया। उसने फिर सिगरेट का एक लंबा कश जमाया। तुम मुझ तक कैसे पहुंचे? बस पहुंच गया पूछता पूछता, रेली लापरवाही से बोला। सिर्फ करोड़ के ही तो बाशिंदे हैं तुम्हारी मुंबई शहर में। मैंने नंबर 1 से पूछना शुरू किया और पूछता चला गया। किसी ने तो तुम्हें जानना होना ही था और फिर तुम तो बड़े मशहूर हो। सुना है यहाँ के एक माफिया किंग से टक्कर ले चुके हो और बाकायदा उसे पछाड़ चुके हो। तुम चाहते क्या हो? ऐसा कुछ नहीं चाहता जो तुम मुझे ना दे सको। वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, पेंटिंगें मेरे हवाले करो और चलकर अपने नोट गिन लो। तुम पागल तो नहीं हो? अरे मैंने तो इस काम का ख्याल तभी छोड़ दिया था जब मेरे साथी मुझे दगा दे गए थे और मैंने तुम्हें खबर कर दी थी कि वो मेरे बस का काम नहीं रहा था। ये काम तुम्हारा है, रेली सख्ती से बोला। मैंने खूब जांच पड़ताल की है। किसी दूसरी पार्टी ने ना इस काम में दिलचस्पी ली है और ना इसे करने की कोशिश की है। मैंने ये काम नहीं किया। तो फिर किसने किया? मुझे नहीं पता किसने किया। मुझे पता है, ये तुम्हारा काम है। अरे देखो, अगर तुम पेंटिंगों की 6 करोड़ से ज़्यादा कीमत चाहते हो तो साफ बोलो। कोई दूसरी पार्टी तुम्हें ज़्यादा कीमत दे रही है तो उस रकम का नाम लो। मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा कीमत दूंगा। तुम खूब जानते हो कि तुम्हारे सिवाय उन पेंटिंगों का कोई खरीदार नहीं। अब निकल आया हो सकता है। कहाँ से निकल आया हो सकता है? क्या आसमान से टपका होगा? देखो, मेरे साथ बहस मत करो। मैंने उम्र गुजारी है दुनिया भर के गैंगस्टर के साथ। मैं हवा सूंघ कर बता सकता हूँ कि कौन कितने पानी में है। तुम्हारा सौदा मेरे से हुआ था और मेरे से ही होगा। धमकी दे रहे हो? हाँ, मुझे धमकी देने वाला यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। रेली जा सकता है, जाएगा। मैं लाश का पता नहीं लगने दूंगा। ऐसी धमकियां मुझे सारे एशिया और यूरोप से मिल चुकी हैं, लेकिन रेली के लाश में तब्दील होने में अभी बहुत वक्त है। ठहर जा साले, मैं यहाँ अकेला नहीं आया हूँ। उस पर झपटने को तत्पर तुकाराम ठिठका। और मैंने रात नहीं गुजारनी यहाँ। सोना मैंने अपने होटल के स्वीट में जाकर ही है। तुम मेरे साथ जन्नत नशीन होना चाहते हो तो बेशक मुझ पर झपटो। तुकाराम खामोश रहा। मैं लंबी बहस में नहीं पड़ना चाहता। एकाएक रेली ने सिगरेट एस्ट्रे में मसल दिया और उठ खड़ा हुआ। पेंटिंगें तुम ही ने चुराई है और तुम उन्हें मेरे को ही बेचोगे। इस बाबत कल शाम तक तुमने मुझे कोई अच्छी खबर ना सुनाई तो चोरों के सरगने की खबर पुलिस के पास पहुंच जाएगी। उससे तुम्हें क्या हासिल होगा? फौरन कुछ नहीं, लेकिन पेंटिंगें बरामद तो होंगी। बरामद होंगी तो उनकी फिर से चोरी की गुंजाइश बनी रहेगी। पेंटिंगें मेरे बॉस न्यूमैन जैसे किसी दूसरे कलेक्टर के पास पहुंच गई तो कहानी ही खत्म हो जाएगी। तुम मुझे गिरफ्तार करवा भी दोगे तो पुलिस मेरे खिलाफ कुछ साबित नहीं कर सकेगी। देखेंगे देखेंगे। वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, कल शाम तक मैं तुम्हारी टेलीफोन कॉल का इंतजार करूंगा। अगर पेंटिंगें मेरे पास होती तो अब तक मैं उन्हें बेच ना चुका होता। बेच चुके हो तो वो माल दिखाओ जो तुम्हें पेंटिंग बेचकर हासिल हुआ है। हो सकता है माल बंट चुका हो तो फिर अपना हिस्सा दिखाओ। हो सकता है अपना हिस्सा मैंने कहीं छुपाया हुआ हो। कल शाम तक उसे वहां से निकाल लो। ऐसा कोई हिस्सा तुम मुझे दिखा दोगे तो मैं भी तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। नाउ गुड नाइट। और बड़ी शान से चलता हुआ वो वहां से विदा हो गया। उसके जाते ही तुकाराम ने वागले को आवाज़ दी, जरा चुपचाप देख कर आओ। वो बोला कि वो यहाँ अकेला आया था या हिमायती लेकर। वागले ने सहमति में सिर हिलाया और फौरन बाहर को लपका। थोड़ी देर बाद वो वापस लौटा। अकेला ही था, उसने बताया। बस सिर्फ एक ड्राइवर साथ था। साला, तुकाराम भुनभुनाया, घिस गया मुझे। ये आदमी कोई समस्या खड़ी कर सकता है? कर सकता है। मैं तो अब भी कहता हूँ कि सौदा इसी से होना चाहिए था, लेकिन सोहल की जिद थी कि इस नए बखेड़े की सोहल को खबर करनी होगी। मैं बांद्रा जाता हूँ। मैं भी साथ चलता हूँ, वागले फौरन बोला। क्यों? आधी रात को तुम्हारा अकेला जाना ठीक नहीं होगा। ये तू तुकाराम से कह रहा है? हाँ, वागले दृढ़ स्वर में बोला। ठीक है फिर, चल गाड़ी निकाल।
काली एम्बेसडर में तूका था। रेली का मवाले ड्राइवर भीम बोला। सड़क के मोड़ पर वे लोग अभी भी मौजूद थे। उस वक्त एक स्टेशन वैगन में आठों के आठों बैठे थे और तुकाराम पर झपटने के लिए कोई स्ट्रेटेजी तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। गाड़ी तो कोई और चला रहा था। रेली बोला। वो वागले है, तुकाराम का चीफ चमचा। आधी रात को कहाँ जा रहे होंगे? क्या पता लगाओ। रेली जल्दी से बोला। किसी को इनके पीछे लगाओ। भीम के संकेत पर 2 आदमियों को छोड़कर रेली समेत सब स्टेशन वैगन से बाहर निकल आए। 2 में से एक बड़ी फुर्ती से स्टेशन वैगन की ड्राइविंग सीट के पीछे सरक गया। वापस यहीं आना, उसे आदेश मिला। उस आदमी ने सहमति में सिर हिलाया। स्टेशन वैगन फौरन सड़क पर दौड़ चली। बाकी लोग सड़क पर पैदल चलते हुए तुकाराम के मकान के सामने पहुंचे। दरवाजे पर ताला झूल रहा है। रेली बोला। तो भीतर तो कोई होगा नहीं। कहीं सिर सहमति में हिले। कोई ये ताला खोल सकता है? मामूली काम है। भीम बोला। मैं खोल सकता हूँ। खोलो। तुम्हारे भीतर घुसने का इरादा है बाप? हाँ, पेंटिंग है या रोकड़ा, दोनों में से एक चीज़ यहाँ से बरामद हो सकती है। अगर वो दोनों ऊपर आ गए तो क्या? अभी भी तुम 5 जने हो, उन दोनों को नहीं संभाल सकते? संभाल सकते हैं। देयर यू आर। रेडी एक्शन टिटका और फिर बोला। एक आदमी को कार के साथ सड़क के मोड़ पर भेज दो। वो तुकाराम की कार लौटती देखे तो हॉर्न बजा दे। हॉर्न की आवाज़ इमारत के भीतर तक पहुंच जाएगी। रात के सन्नाटे में पहुंच जाएगी। दरवाजे तक तो ज़रूर ही पहुंच जाएगी। मैं दरवाजे पर खड़ा रहूँगा। ठीक है, वक्त बर्बाद न करो। खोल सकते हो तो खोलो ताला। ताला खुल गया तो सब भीतर दाखिल हो गए। मैं फिर कह रहा हूँ, रेली बोला, यहाँ से हमने या पेंटिंग बरामद करनी है या रोकड़ा। मोटी तलाशी है, कोई सुई ढूंढने का काम नहीं है। पेंटिंगें होंगी तो उनका भी काफ़ी लंबा चौड़ा बंडल होगा। रोकड़ा होगा तो उसमें भी कम से कम 3-4 सूटकेस भरे होंगे। रोकड़ा मिलने से तुम्हारा काम कैसे बनेगा बाप? उसको हजम कर जाने की धमकी देकर मैं कम से कम ये तो जान सकूंगा कि पेंटिंगें तुकाराम ने किसको बेची थी। फिर आगे की आगे सोचेंगे। अब चलो शुरू करो। इमारत की तलाश शुरू हुई, लेकिन वहां से न पेंटिंगें बरामद हुई और न रोकड़ा। कहीं तुकाराम सच्ची तो नहीं बोल रहा था? रेली चिंतित भाव से बोला। कहीं सच्ची तो पेंटिंगें किसी और ने नहीं चुराई? तभी बाहर कार का हॉर्न बजा। वे सब फुर्ती से बाहर निकले। भीम ने दरवाजे को बदस्तूर ताला लगा दिया। फिर वे सब इमारत के करीब की संकरी गली में दाखिल हो गए। कारी एम्बेसडर इमारत के सामने आकर रुकी। तुकाराम कार से बाहर निकला तो वागले कार आगे बढ़ाकर ले गया। कार को इमारत में दाखिल करने का रास्ता पिछवाड़े से था और वहां तक पहुंचने के लिए आगे सड़क के मोड़ से घूमकर पिछली सड़क पर जाना पड़ता था। तुकाराम इमारत में दाखिल होकर दृष्टि से ओझल हो गया। कार भी परली तरफ से मोड़ काट गई तो वे गली से बाहर निकले। दबे पांव वे आगे बढ़े। मोड़ पर पहुंचकर उन्होंने पाया कि स्टेशन वैगन भी लौट चुकी थी। कहाँ गया था तुकाराम? रेली ने स्टेशन वैगन के ड्राइवर से पूछा। बांद्रा वेस्ट, उत्तर मिला। हिल रोड की 8 नंबर इमारत की दूसरी मंजिल के एक फ्लैट में। वहाँ कौन रहता है? पता नहीं। उसे पता तो नहीं लगा कि तुम उसके पीछे लगे हुए थे? नहीं, ना आती बार न जाती बार। हाँ, पक्की बात? हाँ, मुझे वो फ्लैट दिखाओ। चलो। सबके सब दोनों गाड़ियों में सवार हुए और वहां से बांद्रा के लिए रवाना हो गए। एसीपी मनोहर देवड़ा सुबह सवेरे ही भंडारी के घर पहुंच गया। भंडारी तब सोकर उठाई था। कैसी तबीयत है? देवड़ा हमदर्दी भरे स्वर में बोला। अभी तो तकलीफ में हूँ। भंडारी क्षीण स्वर में बोला। बहुत जोर का वार किया कमीनों ने। बीवी कह रही थी कि आपने कल रात को भी फोन किया था। हाँ, किया तो था। कोई खास बात थी? दरअसल मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता था। क्या? ये। देवड़ा ने टाइम क्लॉक भंडारी के सामने रख दी। भंडारी हड़बड़ाया। उसने विस्मित भाव से देवड़ा की तरफ देखा। ये क्या है? फिर वो बोला। आप नहीं जानते? देवड़ा अपलक उसे देखता हुआ बोला कि ये क्या है? जानता हूँ, टाइम क्लॉक है। मेरा मतलब है मुझे क्यों दिखा रहे हैं? तो आप जानते हैं ये टाइम क्लॉक है। क्या बड़ी बात है? सच पूछिए तो ऐसी एक टाइम क्लॉक मेरे पास भी है। अच्छा? हाँ, ऑफिस में। भंडारी साहब, ये वही टाइम क्लॉक है। वही? कौन सी वही? आपके ऑफिस वाली। आप इसे मेरे ऑफिस से निकाल कर लाए हैं? हाँ, मेरे ऑफिस में मेज के जिस दराज में ये थी। भंडारी ने उसे पूरा। उसे तो ताला लगा हुआ था। यानी कि आपने मेरी मेज के दराज का ताला खोलकर, ताला पहले से खुला हुआ था तो भी आपने दराज में हाथ। मैं डायरेक्टरी तलाश कर रहा था। सोचा था डायरेक्टरी दराज में होगी। दराज का ताला खुला पाया तो मैंने उसे खोल लिया था। ताला खुला नहीं हो सकता। खुला था। खुला भी था तो आपने ये टाइम क्लॉक, इसमें मेरी दिलचस्पी थी। क्या दिलचस्पी थी? भंडारी साहब, आपको याद होगा कि पिछले बुधवार जब मैं आपसे मिला था तो आपने आर्ट गैलरी के अलार्म वाले प्रबंध पर बड़ा जोर दिया था
और कहा था कि उसकी वजह से दूसरी मंजिल के हॉल में चोरों का घुस पाना मुमकिन न था। याद है, यह टाइम क्लॉक उस अलार्म सर्किट का हल हो सकती है। इसके इस्तेमाल से किसी खास वक्त पर अलार्म का बजना रोका जा सकता है। तो मैंने पहले ही अर्ज किया था कि चोरों ने आर्ट गैलरी का कोई कर्मचारी अपनी तरफ फोड़ा हुआ हो सकता है। भीतर से भंडारी का दिल डूब रहा था और वो मन ही मन उस बेहद छिद्रांवेशी पुलिसिया की तत्काल मौत की कामना कर रहा था, लेकिन ऊपर से वो दिलेरी दिखाने का भरसक प्रयत्न कर रहा था। आई सी, वो व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला, और आपके ख्याल से वो कर्मचारी मैं हूँ। ये टाइम क्लॉक क्योंकि मेरी मेज की दराज में से बरामद हुई है, इसलिए इस मामले में आपकी नजर इनायत मुझ पर हो रही है और आप सुबह सुबह इसी वजह से यहाँ तशरीफ लाए हैं। अपना बचाव प्रस्तुत करने की कोशिश की जगह भंडारी को आक्रामक रुख अख्तियार करता पाकर देवड़ा सकपकाया। आप भूल रहे हैं कि मैं आलमगीर आर्ट गैलरी का कोई दफ्तरी चपरासी नहीं, सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। मैं वैसे भी जब चाहूँ अलार्म के सर्किट को ऑफ ऑन कर सकता हूँ। ऐसा करने के लिए आपका आर्ट गैलरी में भी मौजूद होना तो ज़रूरी होता होगा। सिक्योरिटी ऑफिसर की नौकरी 10 से 5 की नहीं होती। मैं वहाँ का 24 घंटे का मुलाजिम हूँ। इस टाइम क्लॉक का आपके लिए क्या इस्तेमाल है? कोई इस्तेमाल नहीं। तो फिर? देवड़ा हतप्रभ स्वर में बोला, यह आपकी मेज की दराज में क्या कर रही थी? पड़ी थी। भंडारी साहब, आप बात को गंभीरता से नहीं ले रहे। मैं बात को आपकी उम्मीद से ज़्यादा गंभीरता से ले रहा हूँ। आप जो बातें कर रहे हैं उनसे ज़्यादा गंभीरता से मैं उन बातों को ले रहा हूँ जो आप नहीं कह रहे या जिनकी तरफ आप बड़े अजीबोगरीब इशारे कर रहे हैं। देखिए, सुनिए, ये टाइम क्लॉक कोई 3 हफ्ते पहले एक सेल्समैन मुझे दिखाने लाया था और बतौर सैंपल मेरे पास छोड़ गया था। हमारे यहाँ इसका कोई इस्तेमाल नहीं, ऐसा मैंने उसे तभी कह दिया था, लेकिन वो फिर भी इसे छोड़ गया था। तभी से ये एक गैर ज़रूरी चीज़ की तरह मेरी मेज़ की दराज में पड़ी थी। इस्तेमाल तो है अलार्म सिस्टम के सर्किट में। जनाब, तब अलार्म सिस्टम कहाँ था? वो तो फ्रांसीसी पेंटिंगों की हिफाजत के लिए अब लगाया गया है। सेल्समैन कौन था और किस कंपनी से आया था? मुझे याद नहीं। सिक्योरिटी डिवाइसेस की सॉलिसिट करने के लिए दर्जनों सेल्समैन मेरे पास आते हैं। मैं किस किस को याद रखूं? अपना विजिटिंग कार्ड तो वो आपको देकर गया होगा। हाँ, देकर गया होगा। वो मेरे ऑफिस में कहीं धक्के खा रहा होगा। जब मैं ऑफिस जाऊंगा तो उसे आपके लिए तलाश कर दूंगा। हाँ प्लीज़। और कुछ? बस सहयोग का शुक्रिया। देवड़ा को इस बात पर बड़ी खुंदक आ रही थी कि भंडारी ने उसका तुरुप का पत्ता इतनी आसानी से पीट लिया था। कमबख्त जरा भी तो नहीं घबराया था। हकीकतन भंडारी का दिल ही जानता था कि उसके कैसे छक्के छूटे हुए थे। वो मन ही मन अपनी इस लापरवाही के लिए कि टाइम क्लॉक का कोई इस्तेमाल ना रह चुका होने के बावजूद वो उसे अपने दराज में रखे रहा था। अपने आप को हजार गालियां दे रहा था। पेंटिंगों का कुछ सुराग मिला? भंडारी ने पूछा। जी नहीं, लेकिन तफ्तीश जारी है। वो हमेशा ही जारी होती है। इस बार बहुत व्यापक रूप से काम हो रहा है। नतीजा भी व्यापक निकले तो जाने। निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? देखेंगे। नमस्ते। देवड़ा उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो भंडारी ने उसे नाम लेकर पुकारा। वो ठिठका और घूमा। टाइम क्लॉक। भंडारी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता बोला। देवड़ा खून का घूंट पीकर रह गया। उसने टाइम क्लॉक भंडारी की फैली हुई हथेली पर रख दी। सैंपल है, भंडारी बोला, पर आया है, वापस करना होगा। देवड़ा कुछ न बोला। फिर वो घूमा और वहां से बाहर निकल गया। भंडारी ने चैन की गहरी सांस ली। अपने 2 आदमियों के साथ फ्लैट की निगरानी करते भीम ने विमल को फ्लैट से निकलकर सड़क पर एक और जाते देखा। अब फ्लैट में पीछे छोकरी अकेली होगी। भीम खुशी से हाथ मलता बोला, क्यों न इस वक्त फ्लैट पर धावा बोल दें। क्या फ़ायदा बाप? उसके साथियों में से एक बोला। कभी छोकरी भी तो किधर जाएंगी, कभी फ्लैट खाली भी तो होएगा। ऐसा पता नहीं कब होगा। भीम बड़बड़ाया। और फिर वो आदमी मोड़ तक ही गया हो सकता है। दूसरा साथी बोला, वो अभी का अभी वापस आ सकता है। पता नहीं फ्लैट खाली कब होगा। भीम बोला, अभी हो सकता है बाप। पहला साथी बोला, शाम तक तो ज़रूर ही हो सकता है। बाई कोई सब्जी भाजी खरीदने भी तो जाती होगी। तब तक वो आदमी लौट आएगा। शायद ना लौटे। भीम ने असंतोष प्रकट करते हुए इनकार में सिर हिलाया। शाम तक देखने में क्या वांदा है बाप? दूसरा साथी बोला, वो विलायती साहब भी तो बोलेला था कि जल्दबाजी नहीं मांगता। ठीक है, भीम बुनबुनाता हुआ लेकिन निर्णयात्मक स्वर में बोला, अंधेरा होने तक देखते हैं। एक पब्लिक कॉल ऑफिस से विमल ने डेलोन को उसके होटल में फ़ोन किया। वो तुरंत लाइन पर आया। आपने मुझे पहचाना मिस्यू डेलोन? विमल बोला। पहचाना, उत्तर मिला। क्या खबर है? रकम का इंतज़ाम हो गया है। मुकम्मल रकम का? हाँ। गुड। अब सुनिए आपको क्या करना है। मैं सुन रहा हूँ। रकम को सूटकेसों में भर लीजिए और फिर एक सीडी नंबर प्लेट वाली कार का प्रबंध कीजिए। वो कैसे होगा? क्या मुश्किल है? मुंबई में फ्रेंच काउंसुलेट है।
आप वहाँ से सीढ़ी नंबर वाली गाड़ी तलब कर सकते हैं। तुम तो सब कुछ जानते हो। विमल हंसा। खैर आगे बढ़ो। तो दोस्तों, ये था मरना यहाँ नॉवल का पहला पार्ट। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।